ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसके एप्लीकेशन की हम लोग बात करेंगे। तो ये जो हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वह क्या कहता है इसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग किसी वेव पैकेट के अंदर किसी पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी जो प्रायिकता का मान है वहाँ पर अगर हम उसकी पोजीशन और मोमेंटम कोई दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्वांटिटीज़ को अगर हम मेज़र करते हैं जो पार्टिकल की पोजीशन है, अगर उसकी पोजीशन और मोमेंटम को हम मेज़र करते हैं तो उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वह H क्रॉस के बराबर होता है। यह हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल का कथन है। तो हम इस कथन के द्वारा या और भी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर हम क्वांटिटीज अगर ले लें तो उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा E और T दो कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्वांटिटीज़ है उनका जो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास आएगा वह या उनका मल्टीप्लिकेशन होगा वह H क्रॉस के बराबर होता है। यह हाइजेनबर्ग का स्टेटमेंट हमें कहता है। तो इसको हम कहाँ पर अप्लाइड कर सकते हैं या हम इस स्टेटमेंट को कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में देखें। तो एक बॉक्स के अंदर हमारे पास एक कोई पार्टिकल्स ले लिया मैंने। तो ये जो एक बॉक्स के अंदर एक पार्टिकल्स दिया गया है, इस बॉक्स के अंदर कोई हमने पार्टिकल्स ले लिया। अगर हम इसकी एनर्जी अगर फाइंड करना चाहते हैं तो इस पार्टिकल की एनर्जी को हम हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार हम लोग यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो इसकी वैल्यूज होगी वह बॉक्स दिया गया है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये जो पोजीशन में इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, पोजीशन में मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यानी कहाँ से कहाँ तक वेरी हो सकता है, ये ए तक जा सकता है। तो डेल एक्स का मैक्सिमम मान कितना आएगा आपके पास, ए के बराबर आता है। तो उस कंडीशन में ये जो मोमेंटम में अनिश्चितता क्या होगी आपके पास, मिनिमम होगी। मोमेंटम में अनिश्चितता का मान मिनिमम होगा। तो उस कंडीशन में इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी H क्रॉस बाय ए, इसका मान आ जाता है। तो उस कंडीशन में मेरे पास इस पार्टिकल की जो एनर्जी होगी वह कितनी होगी, वह हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी बराबर हमारे पास फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो इसको हम लोग काय में बदल दें, मोमेंटम में बदल देते हैं। मैं यहाँ पर एम से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आपके पास 2m नीचे आ जाएगा और ऊपर एम स्क्वायर आ जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम मोमेंटम की टर्म में निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैं एनर्जी का मान क्या कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ। तो एनर्जी यहाँ पर ये जो P है वह मैं क्या ले लेता हूँ, ऊपर जो मेरे पास मिनिमम की हमारे पास बात थी उस कंडीशन में या ग्राउंड स्टेट में इसकी एनर्जी का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका मान कितना आएगा मेरे पास, H क्रॉस स्क्वायर बाय 2ma स्क्वायर, यानी इसका जो मान है वह मैंने यहाँ रख दिया। तो इसका मल्टीप्लाई या स्क्वायर हो जाएगा और इसकी वैल्यू ये होती है। तो इस प्रकार से हम लोग एक बॉक्स के अंदर मिनिमम जो एनर्जी होगी, ग्राउंड स्टेट के अंदर जो एनर्जी होगी उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है उस इक्वेशन की सहायता से यदि एक बॉक्स के अंदर पार्टिकल की अगर एनर्जी फाइंड करते हैं तो यही वाली वैल्यू हमारे पास आती है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की सहायता से एक बॉक्स के अंदर कण की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक हम लोग रेडियो एक्टिव सोर्स की हम लोग बात करते हैं। रेडियो एक्टिव सोर्स जो होता है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि
यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा, बीटा और गामा ये जो रेडिएशन जनरेट होती है यह कहाँ से जनरेट होती है? एक एटम के न्यूक्लियस से। कहाँ से जनरेट होती है? न्यूक्लियस से जनरेट होती है। लेकिन चूंकि अल्फ़ा 2He4 होता है, 2He4 यानी अल्फ़ा पार्टिकल्स हीलियम होता है, और ये जो बीटा होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, और गामा क्या होती है आपके पास? एक एनर्जी होती है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो रेडियो एक्टिव सोर्स के अंदर हमारे पास अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल्स इमिट होते हैं, उनके ये नॉमिनेशंस होते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि नाभिक में से ये इलेक्ट्रॉन आपका जनरेट होता है, नाभिक में से ये इलेक्ट्रॉन है, बीटा यानी इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन है। तो ये बीटा पार्टिकल्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो ये न्यूक्लियस में से जनरेट कैसे होता है? यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन मार्क है कि बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन में कहाँ से आया, यानी बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन के रूप में न्यूक्लियस में से कैसे आया? तो ये हमारे पास क्या होता है? कन्वर्जन से आता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो बीटा जो पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ है वह कहाँ से आया है? कन्वर्जन से आया हुआ है। बीटा प्रोटॉन न्यूट्रॉन में प्रोटॉन में जब कन्वर्ट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, तो कन्वर्जन से हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कैन नॉट ऑक्यूपाई एन इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। नाभिक के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर क्या होंगे? ये जो न्यूक्लियस होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं ऑक्यूपाई होते हैं। यहाँ पर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड नहीं होता है। लेकिन हम इसको प्रूफ कैसे करें? इसके लिए हमारे पास चर्चा हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो चूंकि नाभिक का जो रेडियस होता है 10⁻⁻14 मीटर या 15 मीटर के लगभग होता है। ये जो न्यूक्लियस का हमारे पास रेडियस होता है 10⁻14 या 15 मीटर्स का क्या मानते हैं हम लोग? रेडियस मानते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसके जो पोजीशन में हमारे पास अनसर्टेनिटी मैक्सिमम होगी, वह कितनी आएगी आपके पास? 10⁻⁻14 मीटर, 10⁻⁻14 मीटर मैक्सिमम होगी। यानी इसकी जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आएगी वह कितनी आएगी? 10⁻⁻14 मीटर के बराबर आती है। तो इस कंडीशन में मेरे पास ये जो वैल्यूज आपकी आएगी डेल एक्स का मान, अगर ये मैक्सिमम अगर इसकी वैल्यू है तो ये जो मोमेंटम आएगा वह क्या आएगा? मोमेंटम में अनिश्चितता है वह मिनिमम आएगी। वह क्या आएगी आपके पास? मिनिमम आएगी। तो उस कंडीशन में मेरे पास h क्रॉस बाय क्या जाएगा? डेल x की वैल्यू रख देंगे हम लोग यहाँ पर। तो h क्रॉस का मान जो होता है वह 1.055 क्रॉस 10⁻⁻34 के बराबर आता है, और डेल x का मान मेरे पास आया है 10⁻⁻14 मीटर के बराबर आता है। तो इसका जो मेरे पास फाइनल अगर सॉल्यूशन में सिंप्लीफाई करूं तो कितना आएगा मेरे पास? 5.14। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास इसका जो मान आएगा 5.27 क्रॉस 10⁻⁻21, और इसके जो यूनिट बनेगी आपकी केजी, मीटर और पर सेकेंड। तो इस तरह से मैंने इसको किसका मान निकाल लिया? मैंने डेल पी का मान, इसका मान निकाल लिया मैंने, डेल पी मिनिमम का मान मैंने यहाँ पर फाइंड कर लिया। तो इस स्थिति में मेरे पास ये जो डेल पी की जो वैल्यूज आपकी आएगी वह क्या होगी? इसको हम लोग ध्यान से देखें। यहाँ पर ये जो वैल्यूज आपकी आएगी
वह कितनी आएगी, डेल पी का मान। अब देखो ध्यान से, ये जो मेरे पास डेल पी का मान आया है, इसको मैं क्या करूं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में हो तो इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, आइंस्टीन का जो रिलेटिविटी प्रिंसिपल है उसका हम लोग यहाँ पर सहारा लेते हैं। तो आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार हम अभी ये एज्यूम कर रहे हैं कि नाभिक के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर नाभिक के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वह कितनी होगी, लाइट वेलोसिटी के बराबर आती है। तो वहाँ पर हमारे पास रिलेटिविटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वह कितनी होनी चाहिए, ये हमारे पास एनर्जी का मान है वह पी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 के लगभग आना चाहिए। तो ये जो वैल्यूज हमारे पास है इसको तो हम नगण्य मानकर छोड़ देंगे। अगर कैलकुलेशन में ले लेते हैं हम लोग तो क्या बचेगा, ये P इंटू सी हो जाएगा। P का मान मैं यहाँ मेजर कर चुका हूँ 5.27 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 21। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। और सी लाइट की वेलोसिटी होती है 3 क्रॉस 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, क्योंकि मेरे पास इस यूनिट में लिया गया है। तो यहाँ पर मेरे पास इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ मैं तो मेरे पास ये जो वैल्यूज आएगी वह कितनी आएगी, 5.82 जूल्स क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 12 जूल के बराबर ये एनर्जी हमारे पास आती है। यदि मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर चेंज करूं तो मेरे पास इसका मान कितना आएगा, 989 MeV। इसको अगर मैं काय में चेंज करूं, जूल को काय में चेंज करूं मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर चेंज करूं तो मेरे पास इसको क्या करना पड़ेगा, 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम से इसको डिवाइड करना होगा 10 टू द पावर माइनस 12। और इसको अगर सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ से मेरे पास कितना बचेगा, 7। कितना बचेगा, 7। तो वो काय में चेंज हो जाएगा, आपके पास 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा। और जब डिवाइड करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 0.989। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो 10 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9.89। और इसको काय में जो 10 टू द पावर 6 आया था उसको मिलियन में मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इस तरह से यदि मैं यह एज्यूम करता हूँ कि नाभिक के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है तो इसकी एनर्जी कितनी होना चाहिए, इतनी एनर्जी होना चाहिए। लेकिन मेरे पास ये जो बीटा पार्टिकल्स इमिट होते हैं जिसको हमने अभी यहाँ पर समझा, तो यहाँ पर ये जो बीटा पार्टिकल्स आपके जो जनरेट होते हैं, क्या होते हैं, बीटा पार्टिकल्स रेडियो एक्टिव सोर्स से जनरेट होते हैं। तो ये जो इस बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी अगर मैं मेज़र करता हूँ तो इसकी जो एनर्जी की जो वैल्यूज हमारे पास आती है वह 2 to 3 MeV आती है। इसकी जो एनर्जी कितनी आती है, 2 से 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास आता है। तो ये जो आपके पास एनर्जी है ये 2 से 3 MeV आती है, वह कहाँ से आती है, अल्फा बीटा इनके कन्वर्जन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कन्वर्जन से आती है। प्रोटॉन जब आपका काय में चेंज होता है, न्यूट्रॉन, तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास जनरेट होता है और साथ में एनर्जी जनरेट होती है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास बीटा पार्टिकल के रूप में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं उनकी जो एनर्जी है वह कितनी होती है, आपके पास 2 से 3 MeV के लगभग आती है। इससे हमारे पास ये प्रूफ होता है कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। अगर पाए जाते हैं तो उनकी एनर्जी इतनी हमें मिलनी चाहिए थी, 9.89 MeV मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमें कितनी मिल रही है, 2 से 3 MeV मिलती है। इससे हमें यह प्रूफ होता है कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं
कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं होते हैं, बल्कि वह जो बीटा रेस में इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वह कहाँ से जनरेट होते हैं, कन्वर्जन से जनरेट होते हैं। इसी प्रकार से दूसरा एप्लीकेशन हम देख सकते हैं, थर्ड नंबर का ये एप्लीकेशन हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, क्या निकालूं मैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम। जैसे कि हमारे पास एटम होता है, क्या आपके पास एटम होता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वह कितनी होती है यह हमें ज्ञात करना है। इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी का मान कितना होगा, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो हम फर्स्ट ऑर्बिट की हम बात करें तो इसका जो रेडियस होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होता है। तो अगर मैं इस ऑर्बिट का अगर इतना रेडियस अगर मानता हूँ तो मेरे पास ये जो इसकी पोजीशन में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपकी, ये सॉरी मैक्सिमम वैल्यू है वह कितनी आएगी, यानी इस रीजन के अंदर इसकी जो निश्चितता, ये जो अनिश्चितता का अधिकतम मान, अनिश्चितता का अधिकतम मान है वह कितना आएगा आपके पास 5 क्रॉस 10⁻⁻11 मीटर। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ 10⁻⁻10 और फिर इसको पॉइंट हटा देता हूँ यहाँ पर, तो ये इसका मान आ जाता है। तो इसकी जो पोजीशन में मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी होगी, 5 क्रॉस 10⁻11 मीटर होगी। तो उस कंडीशन में मेरे पास हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डेल्टा पी का मान मिनिमम होना चाहिए। तो उस कंडीशन में इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वह इसके बराबर आएगी। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, इसका मान अगर रखूं 10⁻34 और नीचे ये वैल्यू मैंने रख दी 5 क्रॉस 10⁻11, तो यहाँ पर आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट आ जाएगी। तो इस तरह से मेरे पास इसकी जो मोमेंटम की जो वैल्यू आएगी वह कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू 10⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका मान आ जाता है। अब यहाँ मोमेंटम में कितना वेरिएशन आ रहा है, मिनिमम इतना मान आता है। तो उस कंडीशन में इस ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, या हम कहें कि उसकी एनर्जी होगी, वह इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी का मान कितना आएगा आपके पास, p²/2m, और p का मान क्या रख दूं मैं, ये जो मेरी वैल्यू यहाँ पर आई है इसका मान मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो कितना आएगा आपके पास 2.1 क्रॉस 10⁻24 होल स्क्वायर और 2 और m, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 क्रॉस 10⁻31 kg होता है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास ये जो एनर्जी आएगी 2.42 क्रॉस 10⁻18 जूल के बराबर आएगी। ये एनर्जी मैं अगर काय में कन्वर्ट कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 10⁻19 से इसको डिवाइड मुझे करना पड़ेगा 1.6। तो इसको डिवाइड कर दूं तो ये जो एनर्जी है वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाती है। इसका मान हमारे पास कितना आएगा, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आएगा आपके पास, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। लेकिन यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड होता है ये काइनेटिक एनर्जी हो गई आपकी, ये क्या आ गई आपके पास, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आती है। तो ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की जो है वह पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का मान है वह कितना आएगा आपके पास,
यहाँ पर पोटेंशियल जो एनर्जी होगी वह कितनी आएगी आपके पास, -30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आएगा आपके पास, -30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये जो काइनेटिक एनर्जी है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको नेगेटिव के रूप में डिफाइन करते हैं हम लोग। तो उसका मान हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो कितना आएगा हमारे पास, -30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। तो उस कंडीशन में इसकी जो टोटल एनर्जी है, क्या है आपके पास, टोटल एनर्जी है। तो उस कंडीशन में जो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास आएगी, तो काइनेटिक और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उस कंडीशन में मेरे पास इसकी जो वैल्यू कितनी आएगी, 15 - 30 यानी -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आती है। इसका मान कितना आ गया, -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आता है, जो कि कितनी आ गई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आई। कितनी आती है, लगभग इतनी हमारे पास वैल्यू आ जाती है, क्योंकि हमारे पास ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वह काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, जस्ट डबल होता है। ये हम लोग प्रूफ करके छोटी कक्षा में देख चुके हैं। इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल जो एनर्जी आपकी U का मान आया है वह -30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है। सो यहाँ पर आपके पास ये माइनस क्या आएगा, माइनस, ये हम लोग फार्मूले से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की ये जो बाइंडिंग एनर्जी है वह लगभग कितनी आई आपके पास, इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वह लगभग दोनों, एक थ्योरेटिकल और बाइंडिंग एनर्जी हम लोग बाद में कैलकुलेट करके इसको देख सकते हैं कि जो बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग इसकी एनर्जी कितनी होती है। वहाँ से अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो जो फर्स्ट ऑर्बिट का जो आपके पास ऑर्बिट होता है उसके अंदर जो एनर्जी होती है En = -13.6/n², जहाँ पर n डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। तो इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी हम लोग मेजर कर सकते हैं बोहर मॉडल के द्वारा। तो इस प्रकार से हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी है, यहाँ पर हमारे पास हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू है लगभग दोनों क्या है, बराबर आती है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी हम लोग किसी भी एटम की ऑर्बिट की एनर्जी का मान ज्ञात करने के लिए इसको हम लोग उपयोग में ला सकते हैं।